नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? मौलिक अधिकार से संबंधित चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 3 क्लास लिया भी था। ठीक है, आज चौथा लेक्चर होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने आपको क्या बताया था? शोषण के विरुद्ध के बारे में सारा आर्टिकल हमने बताया था। धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कितने अनुच्छेद इन सब हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित आर्टिकल के बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो 1-2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप बताइए। देखिए, अनुच्छेद 23 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? अनुच्छेद 23 को या फिर अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? हमने क्या बताया था कल आपको? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया था। कब आया था? 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो है ना, बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया था। कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया था, जिसको कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। इस बात को याद रखना है। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है उसको? बिल्कुल, अनुच्छेद 25 के तहत मिला। अनुच्छेद 25 के तहत मिला था। उसके बाद हमने बताया था 29-30। देखिए, शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहां शासन प्रशासन भी चलाया जा सकता है। यह कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल 30 में था। आर्टिकल 30 में था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 30 तक हो गया था, बढ़ते हैं अब यहाँ से 31-32 आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको एक आर्टिकल के बारे में बताया था। आर्टिकल 31 के बारे में यह बताया था कि आर्टिकल 31 जो है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके माध्यम से आर्टिकल 31 जो मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है ना, विधिक अधिकार अथवा कानूनी अधिकार में इसको शामिल किया गया था। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया था। ठीक है, और अगर जहाँ भाग बोलेगा, किस भाग में इसको शामिल किया गया? भाग 12 बताना है। क्या बताना है? भाग 12। वही पूछा जाएगा, मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में किस आर्टिकल में था? क्या बताना है? अनुच्छेद 31 में। किसमें? अनुच्छेद 31 में। अगर जब वही पूछा जाएगा भाग किस भाग में था, तो भाग 3 में था। भाग 3 में था। इस सब बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को जो है ना, विधिक अधिकार बनाया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। किसके माध्यम से? बिल्कुल, 44वां के माध्यम से किया गया था। इसको विधिक अधिकार अथवा कानूनी अधिकार बना लिया गया, जो कि आर्टिकल 300 के क और भाग बोलेगा तो 12 में इसको शामिल किया गया। अब आइए बात करते हैं, 31 तक हमने बता दिया। आइए 32वां आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 32 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 जो है ना, ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। किससे है? बिल्कुल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32 देता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है ना, अलग अलग एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यही वो आर्टिकल है जिसको जो है ना, भीमराव अंबेडकर जी ने जो है ना, संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को। उसने इस आर्टिकल को क्यों कहा, तो इसको समझिए, यह रीजन समझिए। तो पहले तो एक बात यहाँ पे ये याद रखना है कि आर्टिकल 32 जो है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे है? बिल्कुल, इस बात को याद रखना है। देखिए, आर्टिकल 32 जो है ना, आर्टिकल 32 के तहत हमने आपको बताया कि आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है। आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो प्राप्त है। हम कहां से कहां तक आर्टिकल बताया था? आर्टिकल 32 से 35 तक हमने बताया था। ये सभी अधिकार जो भारतीय लोगों को
क्या है, प्राप्त है। लेकिन देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप इसके लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। समझे ना, इस बात को समझ, मौलिक अधिकार दिया गया, ये बात सत्य है। अगर आपका हनन हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए भी जो है ना एक आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 32। इसीलिए जो है ना भीमराव अंबेडकर जी ने जो है ना आर्टिकल 32 को जो है ना संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा। क्या कहा? हृदय। तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का क्या होता है? हनन होता है, हनन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और उसके बाद जानते हैं आर्टिकल 226, आर्टिकल कितना? आर्टिकल 226। अगर आर्टिकल 226 अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसको कि हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। तो आप 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझे ना, इस बात को याद रखना है। और इस यहाँ पे देखिए एक बात को और समझने की आवश्यकता है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, 226। और एक बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने बताया आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको जो है 5 प्रकार का रीट प्रदान करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट प्रदान करता है। 5 प्रकार का रीट प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जो है ना आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिएगा, अब थोड़ा सा यहां से समझिएगा और एक दो बात, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पांचों रीट के बारे में जो हम आपको डिटेल पूर्वक बताएंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो उससे पहले ये बात समझिए। देखिए, अभी हमने बताया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि देखिएगा, हमने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करेगा और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। ठीक है, दोनों 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं और आपको 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं, उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आपको जो है ना हाई कोर्ट के जो है ना विरुद्ध जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके खिलाफ भी आप जो है ना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और क्योंकि ये सर्वोच्च है, ये क्या है? सर्वोच्च है। पूरा भारत में जो है ना एक जो है ना सुप्रीम कोर्ट होता है। पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन पूरे भारत में जो है ना 25 उच्च न्यायालय, 25 हाई कोर्ट है। जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन जो छोटे राज्य होते हैं ना, उनका जो है ना बगल में जो आपस में जो राज्य होता है, उसी के हाई कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई की जाती है। जैसे हमने 28 राज्य होता है सामान्य तौर पर, आप लोग जानते हैं, लेकिन हाई कोर्ट 25 है। कितना है? 25 है। जैसे देखिए, गोवा का अपना हाई कोर्ट नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं? कितने राज्यों का अपना हाई कोर्ट नहीं है? तो जो है ना आपको कितने? 3 राज्यों का अपना हाई कोर्ट नहीं। जैसे गोवा की राज्य की बात कहा जाएगा, गोवा जो है ना आपको मुंबई नहीं कह सकते हैं, पहले बंबई नाम था। बंबई हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर गोवा के व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो गोवा में तो हाई कोर्ट है नहीं। गोवा का कहाँ पे है? तो मुंबई में है। कहाँ पे? बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। उसी प्रकार पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब में हाई कोर्ट नहीं है। पंजाब का जो है ना चंडीगढ़ में जाते हैं। हरियाणा में भी नहीं है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ जाएं। तो 3 ऐसे भारत में राज्य हैं जिसका कि अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे हो गया पंजाब, हरियाणा और गोवा। पंजाब हरियाणा आपको चंडीगढ़ के अंतर्गत जाएंगे और गोवा किसके अंतर्गत जाएंगे? बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत जाएंगे। इस बात को समझना है। देखिए, वर्तमान में इसका नाम मुंबई है, लेकिन पहले बंबई हुआ करता था। जिस प्रकार आप जानते हैं, आप वर्तमान संदर्भ में आइए समझते हैं। जैसे चर्चा चल रहा था भारत में कि इंडिया नाम नहीं होगा बल्कि भारत ही नाम होगा। इंडिया नाम रखना क्या है? गलत है। इस पर जो है ना ऑब्जेक्शन लगाया गया था। इसका मतलब ये नहीं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
क्या इसका मतलब ये थोड़ी था कि अगर इंडिया नाम को समाप्त कर दिया जाए तो स्टेट बैंक का नाम जो है ना बदलकर स्टेट बैंक ऑफ भारत हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चलते आ रहा है, स्टार्टिंग से वही नाम से वो जाना जाता है। पहले नाम में जो भी है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वर्तमान में जो भी होगा उसमें किया जाए, लेकिन पूर्व में जो है उसमें नहीं किया जाएगा। समझे इस बात? तो आप बम्बई हाईकोर्ट कहेंगे। कौन सा हाईकोर्ट कहेंगे? बम्बई हाईकोर्ट। पूरे भारत में 25 हाईकोर्ट है। कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है, और एक सुप्रीम कोर्ट है, और एक सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए हमने आपको कहा कि अगर आपको न्याय जो है ना हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और वही अगर जहाँ सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर भी मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम फैसला होता है। क्या होता है? अंतिम होता है। और यहाँ पे जो है ना सभी के साथ जो है ना समान व्यवहार किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, आपके साथ गलत नहीं होगा। समझें? तो वही कहा जाता है कि देखिए अब थोड़ा सा इन दोनों में अंतर समझिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना रीट को लेके अंतर समझते हैं, रीट को लेके अंतर समझेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि आपको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आपको रीट जारी करेंगे, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपको 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे। देखिए, और ये दूसरा, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो दूसरा अंतर में देखिएगा इस बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट आपका जो है ना सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होता है, सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन सा अधिकार हमने बोला? मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप तभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होगा, ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट कहते हैं। इस बात को समझिए। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में, अगर आपके मौलिक अधिकार के साथ साथ, मौलिक अधिकार के साथ साथ, ठीक है, उसके बाद कानूनी अधिकार का भी हनन होता है। कौन सी अधिकार का? कानूनी अधिकार का हनन होता है। साथ में संवैधानिक अधिकार का भी हनन होता है। तो संवैधानिक अधिकार का भी हनन होता है, इत्यादि कह सकते हैं। समझे ना? इन सभी अधिकारों का जब हनन होता है तो आप जो है ना 5 प्रकार के रीट के तहत जो है ना आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो समझिए, दूसरा हमने क्या बताया? पहला हमने अंतर ये बताया कि आप जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो अगर उसके बाद हाई कोर्ट जो है ना अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। वहीं दूसरा अंतर हमने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट आप केवल उसी स्थिति में जाएंगे जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट एक मौलिक अधिकार के साथ साथ आपके कानूनी अधिकार का हनन होता है, आपके संवैधानिक अधिकार का हनन होता है। इन सभी मामले में जो ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और एक बात को समझिए, तीसरा अंतर की बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा अंतर की बात करते हैं। देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने आपको ये बताया कि पूरा भारतवर्ष का जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। कितना होता है? एक ही। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना संबंधित राज्य का हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो वही होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, आपको सुप्रीम कोर्ट जो है ना पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी करता है। किसके लिए करता है? पूरे भारतवर्ष के लिए। पूरे भारतवर्ष के लिए जो है ना आपको, पूरे भारत वर्ष के लिए जो है आपको सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। समझे ना? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। लेकिन आपको हाई कोर्ट जो है ना संबंधित राज्य के जो है ना, संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट हैगा उसके लिए वो रीट जारी करता है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट है तो बिहार के लिए रीट जारी करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी करेंगे, मतलब जिस राज्य का उस राज्य का हाई कोर्ट जो है ना जारी करेंगे। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए करेंगे। समझ आ गया? बताइए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल इस बात को समझना। इन तीनों अंतर के बारे में आपको याद रखना है। समझे ना? तीनों अंतर के बारे में, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। कंफ्यूज नहीं हो, इसको याद रखें, बारीकी से इसको नोट डाउन करते जाएं। समझे ना? अब आइए बात करते हैं हम रीट की। किसकी बात करते हैं? अभी हमने बताया जो है ना कितने प्रकार का रीट होता है? 5 प्रकार का रीट होता है। 5 प्रकार का रीट होता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला रीट की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो कौन सा रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, समझे ना? जिसको कि हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। देखिए, इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझे ना? इंग्लिश नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए देखिए हमने इस जगह लिख दिया है, ठीक है।
इस बात को याद रखना। तो 5 प्रकार का रीट होता है, तो 5 प्रकार के रीट के बारे में जानेंगे, किस रीट में हमें कौन सा अधिकार मिला है इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहला रीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, जिसको कि इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ और एक बात आप समझ सकते हैं। रीट क्या है? रीट, जिसका कि शाब्दिक, ये एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना होता है। समझे? इसका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या बोलना है? रोकना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। और ये लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 5 प्रकार के रीट में। पहला रीट की बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, जिसको कि हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। समझे ना। देखिए इसका हिंदी क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सशरीर। क्या? सशरीर प्रस्तुत करना। क्या करना? प्रस्तुत करना। इस बात को समझिएगा। देखिए अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करते हैं, किसी भी मामले में अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करते हैं, तो उनको यह जो है ना, यह आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है, 24 घंटे के अंदर उस मुजरिम को जो है न्यायालय के समक्ष क्या करना है? पेश करना है। इस बात को समझिएगा, समझे ना। अगर 24 घंटे से अधिक वो पेश नहीं करते हैं, इसमें एक बात याद रखिए, आने जाने का जो समय होता है उसको छोड़ करके उसको ऐड नहीं करना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है ना बिल्कुल प्रस्तुत करना है, लेकिन उसमें आने जाने का समय ऐड होगा या फिर उसको छोड़ के। क्या बोलना है? उसको छोड़ के, आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटा के अंदर उसको क्या करना है? प्रस्तुत करना है। समझे ना, इस बात को समझना है। उसके बाद देखिए इसका मतलब हमने क्या कहा? स्व शरीर, मतलब शरीर, उसके स्व शरीर को उसको प्रस्तुत, मतलब उसको ले जाके वहां पे प्रस्तुत करना है। समझे ना। 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। अगर आपका जो है 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इस बात को समझना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो है ना, आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका जो मौलिक अधिकार है 21 और 22, कौन सा? 21, आर्टिकल 21 और 22। देखिए 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसका मतलब यही हुआ, समझे ना। 22 का मतलब होता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। यही मतलब हुआ कि अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटा के अंदर जो है ना उसको प्रस्तुत करना है। अगर जहाँ नहीं होते हैं तो आपके आर्टिकल 22 का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। समझे ना, इस दोनों का हनन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आर्टिकल को जो है संरक्षण प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये, अगर यह 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस आर्टिकल का हनन नहीं हुआ, इस आर्टिकल को संरक्षण मिला है। समझे? इस बात को क्या करना? समझना, याद रख। देखिए बारीकी से समझ रहा है उस तरह समझिए। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 21 और 22 को जो है ना संरक्षण प्रदान किया गया है। समझे ना, इस बात को याद रखें। आइए दूसरी बात करते हैं, दूसरी रीट की बात करते हैं। क्या कौन सा रीट है? परमादेश रीट, जिसको कि मेंडामस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडामस कहा जाता है। देखिए परमादेश का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या मतलब होगा? हम आदेश देते हैं। देखिए इस सब का हिंदी याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ ये पूछा गया, हम आदेश देते हैं, देते हैं। कहा कि ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या बोलना है? सशरीर प्रस्तुत करना। देखिए हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सरकारी कर्मचारी जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर वे अपने कार्यों का सही पूर्वक से सिर्फ निर्वहन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? निर्वहन नहीं करते, अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वहन नहीं करते, संवैधानिक पद पर बैठे, यानी कि सरकारी व्यक्ति, जिसको कि सरकारी नौकरी मिल चुका है, समझे, सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं, वो बैठे व्यक्ति अगर अपने कामों को सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उसको जो है यह आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप अपने कार्यों का सही पूर्वक क्या करें? सही पूर्वक पालन करें अपने कार्यों का। लेकिन इसको यहाँ एक बात यह याद रखने की आवश्यकता है कि देखिए
बिल्कुल ये बात सही, लेकिन यह जानते हैं परमादेश रीट जो है ना राष्ट्रपति को लेकर जारी नहीं होता है। किसको लेकर जारी नहीं होता है? राष्ट्रपति को लेकर जारी नहीं होता, ना ही राज्यपाल को लेकर जारी होता और ना ही प्राइवेट व्यक्ति को लेकर जारी होता। इन तीनों बात को याद रखें। सिर्फ संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उसी को लेकर यह परमादेश रीट जारी होगा, ना कि राष्ट्रपति को लेकर जारी होगा, ना ही राज्यपाल को लेकर जारी होगा और ना ही प्राइवेट व्यक्ति को लेकर जारी होगा। इस बात को समझना है। क्या बताइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आइए तीसरी बात करते हैं, कौन सा है आपको? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा रेट, समझे? अधिकार परीक्षा रेट जिसको कि क्या कहा जाता है? कोवेरेंटो कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोवेरेंटो। देखिए अधिकार परीक्षा लेख का शाब्दिक अर्थ होता है किस आदेश से। क्या मतलब होता है? किस आदेश से, समझे ना? सब का शाब्दिक अर्थ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। तीनों का जिस तरह हम आपको शाब्दिक अर्थ बताएं, इंग्लिश नाम उसका बता रहे हैं, उन सभी को याद रखना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और पूछा जाएगा, समझे ना? देखिए कहा जाता है कि इस रीट के माध्यम से किसी बात को यहाँ समझना है। देखिए किसी को अगर जहाँ सरकारी नौकरी हुआ है, क्या वो सही ढंग से नौकरी लिए है या फिर गलत तरीके से नौकरी लिए है, इसकी जाँच होगा। यानी उसके पद की जाँच होगा। किसका जाँच होगा? अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से जॉब लिए है तो आप उसके खिलाफ रीट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीट जारी। कौन सा रीट जारी कर सकते हैं? अधिकार परीक्षा रीट। इसको लेकर जो है ना तब जो है ना आपको हाई कोर्ट या फिर न्यायालय कह सकते हैं, न्यायालय जो है ना आपको न्यायालय क्या करेंगे? इसके लिए इसके जांच करवाएंगे, इसके पदों की क्या करेंगे? जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जांच करवाएंगे। इस बात को समझिए। चौथा रीट की बात करते हैं, कौन सा कहा जाता है? प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन कहा जाता है। इस बात को समझिए। और एक बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो दोनों रीट है, ये दोनों रीट जो है ना न्यायिक रीट है। कैसी रीट है? न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट है। इस बात को समझिएगा, न्यायिक रीट है। और एक बात ये भी याद रखना है कि ये दोनों रीट जो है ना ऊपर के न्यायालय जो है ना नीचे के न्यायालय को लेकर जो है ना आपको क्या करते हैं? आदेश देते हैं। जैसे ऊपर का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है तो इसको जो है ना हाई कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, समझे ना? इस बात को समझ, यानी कि ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को यह रीट जारी करवाएंगे, समझे ना? इस बात को समझना। तो यहाँ लिखना है कि ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करते हैं, समझे ना? ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर जारी करेंगे, समझे ना? ये कैसी रीट हो गया? तो न्यायिक रीट है। कैसी रीट हो गया? न्यायिक रीट हो गया। ये दोनों न्यायिक रीट है। और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना होता है। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। पहले इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, पूछा गया। बताइए प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? रोकना हो गया। क्या हो गया? रोकना हो गया, ठीक है। और इसका क्या हमने बताया कि ऊपर के न्यायालय जो है नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करते हैं और ये दोनों रीट न्यायिक रीट है। कैसी रीट है? न्यायिक रीट है। और एक बात यहाँ से बार ये याद रखना है, जानते हैं जब सुनवाई नहीं हुआ है, सुनवाई हो गया है इस बात को नहीं देखना है, सुनवाई नहीं हुआ है, ठीक है, तभी ये रीट जारी होंगे। अगर सुनवाई नहीं हुआ है तब ये रीट जारी होंगे। अगर जहाँ सुनवाई हो चुका है तो उसको लेकर जो है ना उत्प्रेषण रीट जारी होंगे। कौन से रीट जारी होंगे? उत्प्रेषण रीट जारी होंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। क्या करना? प्रमाणित करना, समझे ना? प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, ठीक है। उत्प्रेषण जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्टियोरी कहा जाता है, समझे ना? इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। देखिए अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। अभी हमने बताया प्रतिषेध की बात कहा जाएगा तो जब सुनवाई नहीं हुआ रहेगा तभी ये रीट जारी किया जाएगा। अगर जहाँ सुनवाई हो चुका है तब उसको लेकर जो उत्प्रेषण रीट जारी होगा, जिसका कि प्रमाणित अर्थ, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। जैसे देखिए आपको मतलब सुनवाई हो चुका है, निर्णय हो चुका है। जैसे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या होगा? हो चुका है, लेकिन अब जो भी क्रिया किया जाएगा उसको जो पोस्टमार्टम के जो आपको दस्तावेज होगा उसके ऊपर जो भी दर्शाया गया, हाँ इसके माध्यम से इसकी मौत हुई है, जहर खाने से हो गया, आत्महत्या से हो गया, किसी ने इसको मार दिया है, तो उसके आधार पर जो है उस पर सुनवाई होगा। यानी कि क्या हो गया? सुनवाई हो चुका है तो कौन सा रीट जारी होगा उसके लिए? उत्प्रेषण रीट। कौन सी रीट? उत्प्रेषण रीट। इस बात को याद रखना है। बताइए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत?
सबको जिस तरह बारीकी से हमने बताया उसी तरह याद रखना है। अगर जहाँ सुनवाई नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रतिषेध रिट जारी होगा, अगर जहाँ सुनवाई हो चुका है, निर्णय हो चुका है, तो उसको लेकर उत्प्रेषण रिट जारी होगा। आइए इससे थोड़ा सा बचा हुआ आगे बढ़ते हैं, उसको खत्म ही कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 33, 32 तक हो चुका, आइए 33 के बारे में जानते हैं। देखिए आर्टिकल 33 है कि जितना भी खुफिया एजेंसी है, आईबी हो गया, उसके बाद जानते हैं पुलिस बल हो गया, सुरक्षा एजेंसी हो गया, सशस्त्र बल हो गया, इन सभी के जो है ना बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है ना, इनके बीच अनुशासन बनाए रखने के, इसका मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, जितने भी खुफिया एजेंसी है, इसका मतलब ये नहीं खुफिया एजेंसी है तो इनको जो नहीं सभी अधिकार प्राप्त है, जो मन करे वो करे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। इसके भी अधिकार को जो है सीमित करने के लिए जो है यह आर्टिकल लाया गया। खुफिया एजेंसियों के अधिकार को जो है ना, उसके मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए कौन सा आर्टिकल लाया गया? आपको आर्टिकल 33 लाया गया। कौन सा लाया गया? आर्टिकल 33 लाया गया। जितने भी खुफिया एजेंसी है, समझे ना, जितने भी खुफिया एजेंसी है उसके मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए यह आर्टिकल लाया गया, इस बात को याद रखें। उसके बाद देखिए आर्टिकल अगर जहाँ 34 की बात कहा जाएगा, आर्टिकल 34 को थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिकल 34 की अगर जब बात कहा जाएगा तो अगर आपके किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सेना कानून लागू होता है तो उसको स्वीकृति देने के लिए जो है ना आपको सांसद की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सांसद की आवश्यकता होती है। सेना ने कोई अध्यादेश, आदेश, दंडादेश पारित किया है तो संसद उसको क्या करेंगे? स्वीकृति देंगे। देखिए मार्शल लॉ जिसको कि क्या कहते हैं? सेना कानून कहते हैं। अगर सेना कानून ने कोई भी लॉ आपको क्या किया है? पारित किए हैं तो उसको स्वीकृति देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? सांसद के पास है। इस दोनों बात को समझिएगा, समझे। आर्टिकल 33 कहा जाएगा तो खुफिया एजेंसियों की शक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए आर्टिकल 33 लाया गया था। और देखिए आर्टिकल 35 कहता है कि सांसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि सांसद अधिक से अधिक मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं? प्रभावी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रभावी बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? संसद बना सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 35 के तहत। 35 के तहत, समझे। इन तीनों बात को समझिएगा, 33, 34, 35। 33 में अभी जस्ट हमने बताया, 33 में क्या बताया हमने? जितने भी खुफिया एजेंसी है उनके शक्तियों को जो है सीमित करने के लिए जो है ना एक आर्टिकल लाया गया। कौन सा? आर्टिकल 33 लाया गया। आर्टिकल 33 लाया गया। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सेना कानून लागू होते हैं, अगर वो किसी भी लॉ को पारित करते हैं तो उसको स्वीकृति देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संसद की आवश्यकता है, जो कि आपको आर्टिकल 34 कहता है। 35 यह कहता है कि संसद जो है ना मौलिक अधिकार को जो है अधिक से अधिक जो है प्रभावी बना सकता है। तीनों याद हो गया। अब आइए दो तीन बात को और थोड़ा सा दो बात है उसको समझ ही लेते हैं। देखिए फंडामेंटल को राइट को लेकर जो है ना, फंडामेंटल राइट को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर जो है ना थोड़ा विवाद हुआ था। क्या हुआ था? विवाद हुआ था। न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो है ना विवाद हुआ। कहता है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच, न्यायपालिका के बीच और विधायिका के बीच जो है ना फंडामेंटल राइट को लेकर विवाद हुआ था। क्या हुआ था? विवाद हुआ था। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बताया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। कौन सा बताया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के बारे में बताया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, समझे ना, बनाम पंजाब राज, समझे। इसके बारे में हमने, यह आया था, कब आया था? 1967 में आया था। इसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में सांसद क्या कर सकता है? संशोधन नहीं कर सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज जो कि 1967 में आया, इसमें कहा गया कि आपको मौलिक अधिकार में कौन संशोधन नहीं कर सकते? संसद संशोधन नहीं कर सकते। संसद संशोधन नहीं कर सकते। वहीं और एक संविधान संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि आपको संसद जो है ना, संसद आपको फंडामेंटल राइट में यानी मौलिक अधिकार में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। देखिए इससे पहले एक केस आया। कौन सा केस? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस 1967 में आया, जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में जो संसद संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और यह भी कहा गया कि आपको जो 44 संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में जो है ना संसद क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है, समझे ना।
ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। वही सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया था, कौन बताइए? केशवानंद बनाम केरल राज। केशवानंद बनाम केरल राज, समझे ना, बनाम केरल राज। यह कब आया था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। यहाँ देखिए दो बात को थोड़ा सा समझिएगा। इस केस में देखिए ये दोनों केस है और ये संशोधन है, समझे नहीं? ये दोनों पूछा जाएगा किस केस में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में संसद जो है ना संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या बोलना है? गोलकनाथ। अगर यहाँ पूछा जाएगा किस केस में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में जो संसद संशोधन कर सकता है, क्या बोलना है? केशवानंद बनाम केरल राज 1973। वही कहा जाएगा किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में जो है आपको संसद संशोधन कर सकता है। कौन सा बोलना है उसमें आपको? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। क्या केस बोला जाएगा तो ये बोलना है, संशोधन बोला जाएगा तो ये बोलना है, समझे ना? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। पुराने जजमेंट को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, पुराने जजमेंट को पलट दिया और कहा कि इसमें संसद संशोधन कर सकता है, समझे ना? पहले कहा था संसद संशोधन नहीं कर सकता, यह कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा, लेकिन इसी को जजमेंट को फिर बदल दिया। एक केस लाया केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में, और इसमें यह कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकार में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। केस के बारे में यह पूछा जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि संसद जो है ना मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, क्या बोलना है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। 1971 में। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। बताइए किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको याद रखेंगे। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।